अचानक मेरी नज़र बिल्कुल इत्तेफाकिया रोशनदान की तरफ उठ गई। खूबसूरत बिल्ली रोशनदान में बैठी चमकदार आंखों से मुझे घूर रही थी। मुझे एकदम यूं लगा जैसे बिल्ली मुझे गुस्से से देख रही हो। फिर वो रोशनदान की दूसरी तरफ कूदकर नज़रों से ओझल हो गई। उधर इश्तियाक भी मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। फिर वो एकदम हंस पड़ा। मेरी समझ में उसकी हंसी की वजह नहीं आई, लेकिन मैं भी मुस्कुरा दिया। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा, लेकिन इस हंसी की वजह समझ में नहीं आई। आपकी मुलाकात मेरी बहन दिल अफरोज से नहीं हुई। जानते हैं वो आपसे मिलती तो क्या कहती? क्या कहती? मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। आपसे पूछती कि क्या आपके दूध के दांत टूट चुके हैं। पूछ चुकी हैं, मैंने कहा। क्या वाकई? अरे ओ सॉरी, वो इतनी ही मुंह फट है। सॉरी उसकी बदतमीजी के लिए, लेकिन वाकई बहुत नौउम्र हैं आप। इन लोगों के हाथ कहाँ से लग गए? बस डॉक्टर हूँ, रोज़ी तो कमानी है। अगर मरीज़ तावन करे तो दोनों का फ़ायदा है। वो कैसे? इश्तियाक ने कहा। डॉक्टर को फीस मिलती है और मरीज़ को सेहत। गुड। क्या नाम है? कामरान मसूद। खुदा आपको हमेशा कामरान करे। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं? जी। डॉक्टर सीताराम बरेली शरीफ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं भी बहुत काबिल, लेकिन मेरे मसले में वो धोखा खा गए हैं। मैं दावे से कहता हूं कि मुझे कैंसर नहीं है, जबकि उन्होंने मुझे 6 महीने की जिंदगी का नोटिस दे दिया है। वो डॉक्टर सीताराम हैं। अगर आपको कैंसर भी है तो मैं उसे निकाल कर फेंक दूंगा और आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि मैं कामरान हूं। मैंने न जाने किस जज्बे के तहत ये अल्फाज कहे थे, लेकिन ये इश्तियाक पर बहुत असरअंदाज हुए। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर बोला, बैठिए प्लीज़। इन जुमलों के बाद आप मुझे बहुत अपने अपने लगे हैं। बैठिए प्लीज़। मैं बैठ गया तो वो बोला, आपको जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे सैयद अली साहब ने बुलाया है। उनका हुक्म है कि मुझे उस वक्त तक यहाँ रहना है जब तक आप सेहतयाब ना हो जाएं। वेरी गुड। वैसे आप यकीन करें मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, बस कुछ अजीब सी तबीयत हो गई है। वज़न गिर रहा है, बदन शदीद बोझल रहता है, कमज़ोरी बेहद हो गई है। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन कैंसर नहीं। इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। आप देखिए ना, ये अल्फाज डॉक्टर सीताराम नहीं कह सकते। वो मुस्कुराकर बोला, ये अल्फाज एक मौसर दवा की हैसियत रखते हैं जो हर तरह के कैंसर को ख़त्म कर देते हैं। आपका मुआयना कर लूँ? मैंने पूछा। हाँ ज़रूर, वो खुशदिली से बोला। मैंने उसे सीधा लेटने के लिए कहा। बहुत दिन के बाद अपनी इस कुव्वत का जायज़ा लिया जो बूरिया चरण ने दी थी, लेकिन बाबा पर्दा पोश ने बताया था कि वो मेरी आंखों में मुंजमिद हो गई है। अब उसकी तस्दीक हो गई। इश्तियाक का बदन अंदर से नज़र आने लगा। मैंने हर पहलू से उसका जायज़ा लिया। बेशक ये पता नहीं चल सका था कि उसे बीमारी क्या है, लेकिन ये पता चल गया कि कैंसर नहीं है। काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। फिर मैंने अपना काम ख़त्म करते हुए कहा, इश्तियाक, तुम्हें वाकई कैंसर नहीं है। वेरी गुड। आपसे एक बात कहूँ? आप मुझे तंदुरुस्त कर दोगे, मुझे यकीन है। हाँ इंशाअल्लाह, मैंने कहा। एक बार फिर मेरी नज़रें उस रोशनदान की तरफ उठ गईं। खूबसूरत बिल्ली दोबारा वहाँ आ गई। न जाने क्यों मुझे उस पर रहम आ गया। शायद वो इश्तियाक से बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि सैयद अली उसके मुखालिफ थे। मैंने बिल्ली की तरफ रुख करके उसे पचकारा। वो एकदम रोशनदान में खड़ी हो गई, जैसे मेरे पचकारने पर उसकी हिम्मत बढ़ी हो। मेरे इस अमल से इश्तियाक ने भी बिल्ली की तरफ देखा और बिल्ली ने रोशनदान से नीचे छलांग लगा दी। दूसरी छलांग उसने इश्तियाक के बिस्तर पर लगाई और उसके पैरों के पास पहुंच गई। उसने इश्तियाक के पांव चाटने शुरू कर दिए। ये तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, मैंने कहा। हाँ, अब मोहब्बत जानवरों में ही रह गई है। अचानक मेरी निगाह बिल्ली के पैरों पर पड़ी। मैं चौंक पड़ा। उसके पंजे पीछे की जानिब मुड़े हुए थे। आगे का हिस्सा सपाट था और पांव पीछे थे। इससे पहले कि मैं इश्तियाक से उसके बारे में कुछ कहता, अचानक दरवाज़ा खुला और सैयद अली अंदर दाखिल हुए। जी डॉक्टर कामरान, आपने मेरे बेटे का मुआयना किया? जी सैयद साहब, ये ठीक हो जाएंगे, मैंने कहा।
سید علی کی کیفیت عجیب ہونے لگی، یوں لگا جیسے ان کی آواز رند گئی ہو۔ دادا جان کے اندر داخل ہوتے ہی بلی نیچے کود کر مسحری کے نیچے گھس گئی۔ انہیں ساتھ لے جاؤں اشتیاق؟ دادا جان نے مشکل سے کہا۔ جی دادا ابو ضرور، اشتیاق نے کہا اور میں بادل نخواستہ اٹھ گیا۔ دادا ابو میرے ساتھ باہر نکل آئے۔ وہ میرے الفاظ پر جذباتی ہو گئے تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، بیٹھو بیٹے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں بیٹھ گیا۔ دادا جان سامنے بیٹھ کے کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے، بڑھاپا بڑے انوکھے تجربات کا حامل ہوتا ہے۔ یوں تو ہر عمر کی الگ کہانی ہوتی ہے، لیکن بڑھاپا ان تمام کہانیوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ ہر شخص کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ نظام میرا بیٹا ہے، لیکن پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے سے کبھی اتنی محبت نہیں رہی جتنی اپنے پوتے اشتیاق سے ہے۔ حالانکہ نظام میرا اکلوتا بیٹا ہے، اشتیاق بھی مجھ سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا میں اس سے ہوں۔ تم نے مجھے اس کی صحت یابی کی خوشخبری دے کر مجھ پر احسان کیا ہے، جبکہ اس منحوس سیتا رام نے بڑی فرونیت سے دعویٰ کیا ہے کہ اشتیاق صرف 6 مہینے زندہ رہے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دو گے بیٹے؟ جی ضرور۔ اشتیاق کے سلسلے میں تم نے مجھے تسلی دی ہے یا ڈاکٹر سیتا رام نے انہیں کینسر بتایا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بدبخت بہت مشہور ڈاکٹر ہے، نہ صرف بریلی شریف میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی شہرت ہے۔ تو پھر میں آپ سے عرض کروں کہ انہیں کینسر نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر اس کی صحت گرتی جا رہی ہے، نڈھال بھی رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ سے کچھ سوالات کر سکتا ہوں؟ ضرور۔ بابا صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ ان کا عقیدت مند ہوں، کبھی کبھی قدم بوسی کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بس خوش نصیبی سے ایک دن کہیں ملاقات ہو گئی تھی۔ مجھ پر بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ اشتیاق علی کا ڈاکٹری علاج ہو رہا تھا، پھر آپ کو بابا صاحب کا خیال کیوں آیا؟ میں نے ان سے دعا کی استدعا کی تھی، انہوں نے آپ کا تذکرہ کر دیا، کہا کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر کو بھیج رہے ہیں، اشتیاق کا معائنہ کرایا جائے۔ کوئی اور بات آپ کے ذہن میں ہے؟ کس طرح کی؟ کیا اشتیاق صاحب کسی ہندو لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ افتخار ساری معلومات فراہم کر دے گا۔ ہاں یہ سچ ہے، اور در حقیقت یہ میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارا خاندان بریلی شریف کا قدیم خاندان ہے، اور اللہ کے فضل سے صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہندو خاندانوں سے رسم و راہ ہے، سب لوگ عزت کرتے ہیں۔ ان حالات میں ذرہ برابر گنجائش نہیں کہ اس خاندان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جو صدیوں کی ساکھ خاک میں مل جائے۔ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہاں رہتی ہے، اشتیاق سے کہاں ملی، بے حد نڈر اور بے خوف ہے، جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چلی آتی ہے۔ حالانکہ نظام کی بیوی اور بیٹی خود بھی آفت کی پرکالا ہیں، لیکن اس کے معاملے میں بے بس ہیں۔ وہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ اشتیاق نے کسی سے کوئی بات کی اس کے بارے میں؟ کبھی نہیں کرتا، وہی سب کچھ کہہ سن لیا کرتی ہے۔ کچھ ایسا طرز عمل ہے اس کا کہ سب اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بات ہوئی اس کی؟ 1-2 بار میں نے خود اس سے بات کی، لیکن انداز نرم رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ جواب میں بولی کہ پریمکا ہوں اس کی، اس سے پریم کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ کوئی راستہ روکے گا تو اسے یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ اشتیاق پوری طرح اس کے بس میں ہے۔ ایک ذاتی سوال کروں؟ میں نے کہا۔ ہاں ضرور۔ مجھے یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ بیگم نظام علی، خود نظام علی یا دل افروز صاحبہ، کسی کی اشتیاق سے کوئی رغبت نہیں۔ وہ ان کی طرف پھٹکتے بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ اشتیاق کی سگی والدہ ہیں، 100% سگی۔ بڑی عجیب بات ہے، نظام علی بچپن سے خود پرست ہے۔ اس نے شاید کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اس کی ماں اس حسرت میں مر گئی کہ بیٹا اسے کبھی ماں سمجھے۔ اس نے کبھی ماں کو ماں کا مقام ہی نہیں دیا۔ اسی طرح قدرت نے اسے بیوی بھی اسی کے مزاج کی دی، بیٹی بھی دونوں کا مجموعہ ہے، بس اشتیاق ان سے مختلف ہے۔ میں اسی لیے اسے حد سے زیادہ چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ نظام علی صاحب کا رویہ کیسا ہے؟ آخر اس کا باپ ہوں،
बचपन से उसकी फितरत का अंदाज़ा करके मैंने उसे संभाल रखा है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपनी सारी दौलत जायदाद अपने कब्जे में रखी है। एक वसीयतनामा तैयार करके रखा है जो पूरी तरह सीगा राज में है। उसमें क्या है, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। मैं अगर चाहूं तो लम्हों में निज़ाम अली सड़कों पर आ सकता है। ये बात वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए मेरे सामने सब सीधे रहते हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। दादा अबू से फुर्सत पाकर मैं अपने कमरे में आ गया। मेरी अपनी कहानी हालात में गुम हो गई थी और इसका गुम रहना ही बेहतर था, मेरे लिए भी और वहाँ पाकिस्तान में मेरे अहलेहाना के लिए भी। अब कोई जद्दोजहद बेकार थी, सब कुछ हालात के सुपुर्द था। तकदीर जो भी फैसला करे, बाबा पर्दापोश का सहारा मिला था और दिल गवाही देता था कि यह सहारा मजबूत होगा। चुनाचे खुद को उनसे मुंसलिक करके उनकी हिदायत के मुताबिक अमल करूं। इश्तियाक का जायज़ा ले चुका था। उसे कैंसर नहीं था, लेकिन उसकी किसी जिस्मानी बीमारी का अंदाज़ा नहीं हो सका था। हाँ, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ उस बिल्ली के बारे में हुआ था। उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। हो सकता है ये कुदरती जिस्मानी नुक्स हो, मुझे गलत फहमी हो, लेकिन इसका इश्तियाक से हैरत अंगेज लगाव भी काबिल गौर था। पहला दिन गुजर गया, मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था। दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। दोपहर के खाने पर मुझे मुलाजम बुलाने आया। खाने की मेज़ लगी हुई थी, सारा घर मौजूद था, बस इफ्तिखार नहीं था। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। खाने के बाद दादा अबू खामोशी से उठकर चले गए। मैं उठने लगा तो निज़ाम अली ने कहा, हमें कुछ वक्त दें डॉक्टर साहब। जी हुक्म। इश्तियाक के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, फरमाइए। हमारी औलाद है वो, हम उसकी ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें पैदा कर दी गई हैं हमारे रास्ते में। मैं आपको उनकी तफसील बताना चाहता हूँ। जी फरमाइए। अगर आप वाकई डॉक्टर हैं तो मुझे बताइए कि क्या ये दौर तावीज़ गंडू का है? क्या बीमारियों का इलाज झाड़ फूंक से होता है? एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जो हिंदुस्तान का माना हुआ डॉक्टर है, उसे कैंसर बताया है। वो कहता है कि इश्तियाक की ज़िंदगी मुश्किल है। हम अपने बेटे के इलाज के लिए हर कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन सैयद अली इस पर राज़ी नहीं है। वो क्या कहते हैं? मैंने पूछा। आपको इल्म है वो क्या कहते और क्या चाहते हैं? उन्होंने किसी बुजुर्ग से रब्ता किया है जो रूहानी इलाज करते हैं। उन बुजुर्ग ने आपको इश्तियाक के इलाज के लिए भेजा है, जबकि आप खुद को डॉक्टर बताते हैं। मुझे बताइए, क्या आप MBBS हैं? जी, मैं MBBS डॉक्टर हूँ। उन बुजुर्ग के पास रहते हैं? जी। आपने इश्तियाक का मुआयना किया है? जी हाँ। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? वो ठीक हो जाएंगे। कैसे? मैं उनका इलाज करूँगा। क्या आप कैंसर का इलाज करेंगे? इन्हें कैंसर नहीं। क्या? निज़ाम अली ने शदीद गुस्से से कहा। जी हाँ, आपका सीताराम बेवकूफ़ है। इश्तियाक को कैंसर नहीं है, वो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएंगे। वैसे मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम इसे मुल्क से बाहर ले जाना चाहते हैं। इस बार मोहतरमा दिल अफरोज़ ने कहा। तो ले जाइए, मैंने कहा। दादा अबू नहीं जाने देंगे। तोबा तोबा तोबा। दरवाजे से इफ्तिखार की आवाज़ आई और मैं उधर देखने लगा। मेरा ख्याल था कि इफ्तिखार अंदर आ रहा है, लेकिन दोबारा उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसके बाद सब उठ गए थे। मैं भी कमरे में आ गया, लेकिन अब मुझे कुछ उलझन होने लगी। अजीबो गरीब माहौल था इस घर का। पता नहीं किस तरह के लोग थे। इश्तियाक को कैंसर नहीं था। मैंने बड़े वसूख से कह दिया था कि वो ठीक हो जाएगा, और ये सोचते हुए मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मैंने ये अल्फाज अपनी मर्जी से नहीं कहे थे, बल्कि बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला था कि इश्तियाक ठीक हो जाएगा। काफ़ी देर के बाद इफ्तिखार मेरे कमरे में आया। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप खाने पर मौजूद नहीं थे। हाँ, एक काम से गया था। आपकी एक अमानत लाया हूँ। ये कहकर इफ्तिखार ने जेब में हाथ डाला और एक बेहद खूबसूरत मोबाइल सेट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये बाबा पर्दापोश का मुलाजम अशरफ लाया था। बाबा साहब ने आपके लिए भिजवाया है। अरे अच्छा। मैंने अचंभे से हाथ बढ़ाकर मोबाइल ले लिया। बहुत शानदार कीमती मोबाइल था। मैंने उसे चेक किया तो इंग्लिश में एक मैसेज मौजूद था। इसे साथ रखो कामरान, मैं खुद तुमसे राबता करूँगा। मैंने गहरी सांस लेकर इफ्तिखार का शुक्रिया अदा किया, फिर हंसकर बोला,
डाइनिंग रूम के दरवाजे से आपकी तौबा तौबा अंदर आई थी, आप नहीं आए। जिंदगी किसे अजीज नहीं होती अजीजम। 3 भेड़िए मुझे लम्हों में चिट कर जाते। मोहतरमा दिल अफरोज अपने भाई का इलाज लंदन में कराना चाहती हैं। भाई को हॉस्पिटल में दाखिल करवा कर वो पूरा यूरोप घूमने का मंसूबा बना रही थी, लेकिन दादा जान ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ओहो, ये मसला है। जाहिर है कि फाइनेंसर तो दादा जान ही होते हैं। इफ्तिखार की बात पर मैं कुछ देर गौर करता रहा, फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, दुनिया कितनी बुरी है इफ्तिखार। इफ्तिखार ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो मेरे पास बैठा, फिर चला गया। उस वक्त शाम के 4:45 बजे थे। मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो इफ्तिखार की आवाज़ सुनाई दी, आ जाऊं। मैंने उसे अंदर आ जाने के लिए कहा तो वो अंदर आ गया। जल्दी से बोला, वो आई है। कौन? वही लड़की जो इश्तियाक की दोस्त है। अच्छा, कब? मुझे एकदम दिलचस्पी महसूस हुई। ये पता नहीं, वैसे जब उसका दिल चाहता है आ जाती है। किसी को पता नहीं चलता कब आती है और कब चली जाती है। इस वक्त वो इश्तियाक के कमरे में मौजूद है। देखना चाहो तो जल्दी करो, कब चली जाए पता नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, बेगम साहिबा के साथ बाजार जाना है। ओके, मैंने कहा। बाबा साहब ने मोबाइल फ़ोन भेजा था, इससे मुझे बड़ी तक़वियत मिली थी। यूं तो उनसे मुलाकात की कोई सबील नहीं थी, सिवाय इसके कि इफ्तिखार से कहूं कि मुझे उनके पास ले जाए। तब मैं उनको तफसील बताकर उनसे हिदायत ले लूं कि अब क्या करूं। मोबाइल मेरे पास था और ये मुश्किल भी हल हो गई थी, लेकिन बाबा साहब की हिदायत भी मैसेज की शक्ल में मौजूद थी कि मैं खुद उन्हें फ़ोन ना करूं। वो करेंगे, मैं इंतज़ार करूं। मेरे दिल में उस लड़की को देखने का तजस्सुस बेदार हो गया था, इसलिए तकल्लुफ़ बालाए ताक रख कर मैं इश्तियाक के कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे पर पहुंचकर मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो इश्तियाक की आवाज़ सुनाई दी, आओ, कौन है? मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। तब मैंने उस शोला रो को देखा, आग की तरह दहक रही थी। बेशक हुस्नो जमाल में यकता थी, इतनी खूबसूरत के दिल पर काबू मुश्किल हो जाए। इश्तियाक के पैरों के पास बैठी उसके पैरों पर हाथ फेर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सुरमा भरी आंखें दरवाजे की तरफ थीं। मैंने एक लम्हे से उसकी आंखों का रंग बदलते देखा। वो जल्दी से सिमट गई और मुसहरी पर पाँव नीचे लटका दिए। अरे डॉक्टर साहब, सॉरी, मैंने समझा कोई मुलाजिम है। आइए डॉक्टर साहब। इश्तियाक खुद भी उठकर बैठ गया, लेकिन उसी वक्त लड़की नीचे उतरी और वाशरूम की तरफ बढ़ गई। उसकी चाल में भी कोई ख़ास बात थी जिसे कोई नाम नहीं दे सका था। मैंने एक कुर्सी घसीटी और बैठ गया। माजरत इश्तियाक, मुझे मालूम नहीं था कि आपके मेहमान आए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो नढाल लहजे में बोला। मैं बगौर उसका जायज़ा ले रहा था। लड़की अगर उसकी महबूबा है तो उसके आने पर इश्तियाक को खुशी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात इसके चेहरे पर मौजूद नहीं थी। मैं उससे उसकी सेहत के बारे में पूछता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। लड़की वाशरूम से बाहर नहीं आई। मैंने इस बात को महसूस करके कहा, आपकी मेहमान वाशरूम से बाहर नहीं आई? हाँ? वो भी चौंका। कोई आवाज़ नहीं आ रही, देखूं? मैंने कहा। दरवाज़ा बजा दें प्लीज़, वो बोला और मैं अपनी जगह से उठकर वाशरूम के दरवाजे पर आ गया। मैंने दरवाजे को थपथपाया तो वो खुल गया। एक लम्हे में एहसास हो गया कि अंदर कोई नहीं। मैंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। अंदर वाकई कोई मौजूद नहीं था। मेरी आंखें तअज्जुब से फैल गईं। मैंने खुद उस लड़की को वॉशरूम में दाखिल होते देखा था। वॉशरूम काफ़ी वसी था, लेकिन अंदर कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं था। अलबत्ता बुलंदी पर एक रोशनदान खुला हुआ था। वो अंदर नहीं है, मैंने कहा। अच्छा, चली गई होगी, इश्तियाक ने लापरवाही से कहा। मैं उसके पास वापस आ गया। कमरे में कोई और दरवाज़ा तो है नहीं और हमने उन्हें जाते हुए भी नहीं देखा। फिर वो किधर से गईं? पता नहीं, इश्तियाक बेजारी से बोला। मैं गौर से उसका चेहरा देखता रहा। फिर मैंने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, दादा अबू ने मुझे तुम्हारे इलाज के लिए बुलाया है इश्तियाक। वो तुम्हारे लिए परेशान है। एक डॉक्टर उस वक्त तक सही इलाज नहीं कर सकता जब तक मरीज उससे पूरा तावन न करे। मैंने कब इनकार किया है डॉक्टर कामरान? वो बदस्तूर नढाल लहजे में बोला। मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। वो तुम्हारी दोस्त है। घर के सब लोग कहते हैं कि उसने तुम पर कब्जा जमा रखा है।
وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی کیونکہ تم اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔